हेलो दोस्तों। भारत की स्वतंत्रता संग्राम की कहानी केवल राजनीतिक संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि यह त्याग, संघर्ष, अहिंसा और जनशक्ति की भी कहानी है। और जब हम इस लंबे संघर्ष की बात करते हैं तो एक ऐसा नाम सामने आता है जिसने इस आंदोलन को नई दिशा दी, जिसने आम जनता को इस लड़ाई से जोड़ा और जिसने पूरी दुनिया को यह दिखाया कि बिना हिंसा के भी एक विशाल साम्राज्य को चुनौती दी जा सकती है। वह नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, यानी महात्मा गांधी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वन डे वन कॉन्सेप्ट फॉर 72nd बीपीएससी सीरीज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलनों को और यह भी देखेंगे कि कैसे उनके नेतृत्व ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को केवल नेताओं का आंदोलन न रहने देकर उसे एक वास्तविक जन आंदोलन में बदल दिया। क्योंकि यह टॉपिक बीपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे हर साल एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप इसको अच्छे से देखिए। दोस्तों, अगर हम गांधी जी के जीवन को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उनके प्रारंभिक जीवन को समझना होगा, क्योंकि वहीं से उनके व्यक्तित्व की नींव तैयार होती है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जिन्हें हम महात्मा गांधी के नाम से जानते थे। और उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। और जो उनके पिता थे करमचंद गांधी, वो पोरबंदर रियासत के दीवान थे, जबकि उनकी माता पुतली बाई जो थी वो धार्मिक एवं संस्कारी थी। और यही कारण था कि बचपन से ही गांधी जी के व्यक्तित्व पर धार्मिकता, नैतिकता और सत्य के प्रति आस्था का प्रभाव पड़ा था। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनके मन में शिक्षा प्राप्त करने और कुछ बड़ा करने की इच्छा भी मजबूत हो गई। और इसी कारण उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाने का निर्णय लिया। इंग्लैंड में उन्होंने कानून की पढ़ाई की और अंततः 1891 में बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। तो आपको ध्यान रखना है, 1888 में कानून की पढ़ाई के लिए वो इंग्लैंड गए थे और 1891 में वो बैरिस्टर बनकर भारत लौटे थे। लेकिन भारत लौटने के बाद उनके जीवन का वह दौर शुरू हुआ जिसने उन्हें धीरे धीरे उस रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया, जिसने आगे चलकर उन्हें इतिहास का महानतम नेता और राष्ट्रपिता बना दिया। अब बात करते हैं गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए। भारत लौटने के बाद गांधी जी ने वकालत शुरू करने की कोशिश की, लेकिन शुरुआत में उन्हें उतनी सफलता नहीं मिली जितने उन्हें उम्मीद थी। और इसी समय उनके जीवन में एक ऐसा अवसर आया जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। दरअसल उस समय दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले एक भारतीय व्यापारी, जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला। तो ये नाम ध्यान रखेंगे आपको, क्योंकि ये एग्जाम में आता रहता है। दादा अब्दुल्ला की कंपनी एक बड़े व्यापारिक विवाद में फंस गई और इस कंपनी का नाम था दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी। और उन्हें अपने मुकदमे को संभालने के लिए एक योग्य वकील की आवश्यकता थी। और इसी कारण उन्होंने गांधी जी को मुकदमे लड़ने के लिए बुलाया। दादा अब्दुल्ला ने गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका आने का प्रस्ताव दिया और गांधी जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। और इसी कारण 1893 में वे दक्षिण अफ्रीका चले गए। तो आपको ध्यान रखना है, गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। लेकिन उस समय गांधी जी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह यात्रा केवल एक मुकदमे को लड़ने की यात्रा नहीं, बल्कि यह यात्रा उनके जीवन को पूरी तरह बदलने वाली साबित होगी। दक्षिण अफ्रीका पहुंचने के बाद गांधी जी ने जल्द ही महसूस किया कि वहां रहने वाले जो भारतीय हैं उनके साथ बेहद अपमानजनक और भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। एक घटना जो इतिहास में विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जब गांधी जी पीटर मारिट्जबर्ग स्टेशन पर ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे, तब केवल इसलिए उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया क्योंकि वे एक भारतीय थे, जबकि उनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट था। यह घटना गांधी जी के जीवन का ऐसा क्षण था जिसने उनके भीतर गहरा परिवर्तन पैदा कर दिया। उसी क्षण उन्होंने निश्चय किया कि वे इस अन्याय और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करेंगे। तो और इसी संघर्ष के दौरान गांधी जी ने एक नई राजनीतिक विचारधारा विकसित की, जो दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित थी। पहला था अहिंसा और सत्याग्रह। अहिंसा का अर्थ होता है
बिना हिंसा के संघर्ष करना, जबकि सत्याग्रह का अर्थ था सत्य की शक्ति के माध्यम से अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रतिरोध। यही विचार आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत बनी। अब बात करते हैं भारतीय राजनीति में गांधी जी का उदय। लगभग 2 दशकों तक दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष करने के बाद 1915 में गांधी जी भारत लौटे। उनके संघर्ष की ख्याति पहले ही भारत पहुंच चुकी थी, इसलिए लोग उन्हें केवल एक नेता के रूप में नहीं बल्कि एक नैतिक शक्ति के रूप में जानते थे। लेकिन गांधी जी ने तुरंत राजनीति में कूदने के बजाय अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, तो ये भी आता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह मानी। गोखले ने उन्हें सलाह दी कि वे पहले भारत की वास्तविक परिस्थिति को समझें। इसी कारण गांधी जी ने लगभग 1 वर्ष तक पूरे भारत का भ्रमण किया और इस यात्रा के दौरान उन्होंने गाँव में जाकर किसानों की समस्याओं को देखा, मजदूरों की कठिनाइयों को समझा और भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति का गहराई से अध्ययन किया। यही अनुभव आगे चलकर उनके आंदोलनों की नींव बने। 1916 में महात्मा गांधी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भाषण दिया, जिसमें उनका विचार था कि राष्ट्रवाद केवल अभिजात वर्ग तक सीमित नहीं है और सभी को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने चाहिए, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो या गरीब जनता। और यह गांधी जी के मास मूवमेंट स्ट्रेटेजी की शुरुआत थी। अब बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह 1917 की। जब गांधी जी वहाँ 1916 में उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भाषण दिया, उसके बाद 1917 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया, क्योंकि इसी दौरान जब गांधी जी भारत की यात्रा कर रहे थे तो बिहार के चंपारण जिले से एक किसान जो कि राजकुमार शुक्ल थे, वो गांधी जी से मिलने आए और उन्होंने किसानों की समस्याओं के बारे में बताया। तो आपको ध्यान रखना है, राजकुमार शुक्ल जो थे वो गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिए थे, क्योंकि एग्जाम में आता रहता है कि किसके निमंत्रण पर गांधी जी चंपारण आए थे। चंपारण के किसानों को अंग्रेज बागान मालिक जो थे वो नील की खेती के लिए शोषित करते थे और तिनकठिया प्रथा के तहत शोषित किया जा रहा था। चंपारण के किसानों को अंग्रेज नील बागान मालिकों द्वारा तिनकठिया प्रथा के तहत शोषित किया जा रहा था, जिसके अनुसार किसानों को अपनी भूमि के लगभग 15% हिस्से में जबरन नील की खेती करनी पड़ती थी, यानी 3/20 भाग। ये भी एग्जाम में आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है। और राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण पहुंचे, लेकिन जब ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें वहां जाने का आदेश दिया तो गांधी जी ने उसे आदेश को मानने से इनकार कर दिया। मतलब ब्रिटिश अधिकारी चाहते थे कि गांधी जी चंपारण से वापस चले जाएं, लेकिन गांधी जी ने वहां से जाने से इनकार कर दिया था और यहीं से भारत में सविनय अवज्ञा की शुरुआत हुई। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और जांच के बाद तिनकठिया प्रथा समाप्त कर दी गई और यह भारत में गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह माना जाता है। और चंपारण आंदोलन के दौरान ही गांधी जी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही थी और इसी समय एक ऐसी घटना घटी जिसने यह दिखा दिया कि गांधी जी के आंदोलन में साधारण लोग भी कितनी बड़ी भूमिका निभा रहे थे। कहा जाता है कि चंपारण में अंग्रेज अधिकारियों ने गांधी जी को जहर देकर मारने की योजना बनाई थी और गांधी जी के लिए भोजन बनाने की व्यवस्था एक स्थानीय व्यक्ति बत्तख मियाँ के जिम्मे थी। लेकिन जब बत्तख मियाँ को यह पता चला कि भोजन में जहर मिलाया गया है तो उन्होंने तुरंत गांधी जी को इसकी सूचना दी और इस प्रकार बत्तख मियाँ ने गांधी जी की जान बचा ली। तो आपको ध्यान रखना है कि बत्तख मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई थी, क्योंकि ये भी एग्जाम में आया हुआ है, लगातार आए हुए हैं, तो इसको ध्यान रखना। हालांकि बाद में अंग्रेजों ने उन्हें इस काम के लिए कठोर दंड दिया, लेकिन उनकी यह बहादुरी यह दिखाती है कि गांधी जी के आंदोलन में केवल बड़े नेता ही नहीं बल्कि साधारण लोग भी अपनी जान जोखिम में डालकर उनका साथ दे रहे थे। अब बात करते हैं, चंपारण के बाद गांधी जी का प्रभाव पूरे देश में फैलने लगा था और इसी क्रम में 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई और इस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 साथियों के साथ पैदल यात्रा की
और जिसका उद्देश्य ब्रिटिश नमक कानून का विरोध करना था। लगभग 24 दिनों की यात्रा के बाद, तो ध्यान रखना 24 दिन की यात्रा था, क्योंकि एग्जाम में गांधी जी से रिलेटेड एक एक पॉइंट आते रहते हैं, तो आपको एकदम बारीकी से ध्यान रखना है। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे और उन्होंने वहां पर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ दिया, और यही घटना सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत बनी। फिर हम बढ़ते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की तरफ। समय के साथ साथ भारत में स्वतंत्रता की मांग और तेज होती गई, और अंततः 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक हुई, जिसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। तो आपको ध्यान रखना है ग्वालियर टैंक मैदान था, सॉरी एक सेकेंड, ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक हुई, जिसने भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित कर दिया। और इसी दौरान गांधी जी ने अपने ऐतिहासिक नारा दिया, करो या मरो, डू और डाई। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने तुरंत कार्रवाई करके कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इसके बावजूद पूरे देश में जनता ने आंदोलन जारी रखा, और इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। तो अगर गांधी जी के आंदोलनों को अगर समझे तो चंपारण सत्याग्रह उनका हुआ था 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। इस प्रकार गांधी जी के नेतृत्व में हुए चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निर्णायक चरण बने, और इन आंदोलनों ने यह सिद्ध कर दिया कि अहिंसा और सत्याग्रह की शक्ति किसी भी साम्राज्य से अधिक शक्तिशाली हो सकती है। और शायद यही कारण है कि आज भी पूरी दुनिया गांधी जी को एक महान नेता और राष्ट्रपिता के रूप में याद करती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको गांधी जी से रिलेटेड जो भी पॉइंट है वो डिटेल में समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट रहा हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको ये PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही साथ फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए सिविल सर्विसेज मंत्रा।